हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 15 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट आज हमारा 15 है। सभी के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को, ठीक है। सभी के पास शेयर कर दीजिए। बाकी जो 14 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। लास्ट में आपको जो है एक होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। बोला जा रहा है कि वर्ष 1991 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में किसको हराया था। तो मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको हराया था। तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो दयानंद सरस्वती है। कौन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। कौन सा आयोग ने खींची थी। तो रेड क्लिफ सीमा आयोग। कौन सा। तो रेड क्लिफ सीमा आयोग। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। तो आपका रेड क्लिफ सीमा आयोग। कौन सा। तो रेड क्लिफ सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था, जो कि सैनिक विद्रोह था। ये कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। कहाँ हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था। कहाँ। तो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे कि कलकत्ता के ब्रह्म समाज, एक मिनट, हाँ यहाँ पर थे हम लोग 6 नंबर कि कलकत्ता के में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की। बोला जा रहा है कि कलकत्ता के ब्रह्म समाज, कौन सा। तो ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन, कैसा संगठन। तो सुधारवादी संगठन का स्थापना किसने किया था। तो ये आपका जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया था। किसने किया था। तो राजा राम मोहन रॉय ने। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के एक अभिन्न अंग थे। निम्नलिखित में से कौन जो है मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के अभिन्न अंग थे। तो कौन सा हो जाएगा आपका। तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन। तो सुभाष चंद्र बोस आपके थे। कौन से। तो आईएनए के आपका अभिन्न अंग कौन से। तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। मुख्य रूप से यही एक आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे सुभाष चंद्र बोस। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है। 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है। तो रेजिनाल्ड डायर को। किसको। तो रेजिनाल्ड डायर को आपको याद किया जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजिनाल्ड डायर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के 1916 में इंडियन होम रूल लीग क्या। तो 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का क्या नाम है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि बोलता है कि 1916 में इंडियन होम रूल लीग क्या। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किए जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का क्या नाम था, ठीक है। इसकी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था। तो आपका 1916 में हुआ था। कब आपका संगठन हुआ था, स्थापना हुआ था। तो 1916 में हुआ था, ठीक है। तो इसको क्या किसने किया था। तो ये पूछा जा रहा है। तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने। तो एनी बेसेंट ने किया था। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा, एक मिनट,
हाँ, तो 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? बोला जा रहा है कि 1919 में, कब? तो 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम जो है कि महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया था, भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था। ठीक है, तो कौन सा हो गया? तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में आपका महात्मा गांधी थे। ठीक है, इस अधिनियम के आपका विरोध में थे, रॉलेट एक्ट 1919 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? ठीक है, तो क्या हो जाता है? बोलता है कि दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो किसने भेजी थी? ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। आपका 11 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध आपका बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध आपका जो है राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और आपका राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियम 17 जारी किया? क्या? तो बोला जा रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियमन 17 जारी किया, जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया? बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये आपका हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसके मदद से किया था? तो राजा राम मोहन रॉय की मदद से किया था। ठीक है, तो 1829 में प्रसिद्ध विनियमन 17 जारी किया था, जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के जिले में निम्नलिखित में से किस जैव मंडल निचय का हिस्सा है? बताइए कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस जैव मंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो पंचमढ़ी का हिस्सा है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी का हिस्सा है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए आपका बढ़ाया जा सकता है या कितने माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कितने माह के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने बार में? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की 17वीं लोकसभा में ओडिशा में कितने संसद सदस्य चुने गए? 17वीं लोकसभा में ओडिशा में कितने संसद सदस्य चुने गए हैं? तो ये आपको जो है 21 संसद सदस्य चुने गए हैं। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 21 संसद सदस्य चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होगा? तो कौन से अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? तो ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद 76(3). कौन सा? अनुच्छेद 76 का 3। ठीक है, 76 का पार्ट 3। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर कि संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2020 के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अत्यावश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई थी? बोला जा रहा है कि कोविड-19 के समय में जो है आपका 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कितनी की कमी की गई थी? तो 30% की कमी की गई थी। कितने की? तो 30% की कमी की गई थी। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, संसद के सदस्यों को कितना प्रतिशत की कमी की गई थी वेतन में? तो 30% की कमी की गई थी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? तो कौन से अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? तो अनुच्छेद 26 का सी में बताया गया। अनुच्छेद 26 का सी में बताया गया है ये बात। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर। तो ये किसकी बात किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 26C में यह बताया गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा। ये किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 26C में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? ये आपका होता है चाणक्य को जाता है। किसको जाता है? तो चाणक्य को जाता है। बी नंबर अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो चाणक्य को जाता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साक्षरता दर कि साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो आपको क्या दे सकती है? बताइए। साक्षरता दर जो है किससे आपका परिभाषित किया जा सकता है? मतलब अगर कोई बोल ले रहा है तो वो साक्षर है, या फिर केवल लिख लेता है, या फिर पढ़ और लिख दोनों लेता है, या केवल पढ़ लेता है। तो कौन सा हो जाता है? कौन सा कंडीशन पे जो है उसको साक्षरता में आपका शामिल किया जा सकता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर? तो ये हो जाता है पढ़ और लिख। कौन सा? तो मतलब कि जो साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है। कौन से प्रतिशत से? तो आपका जो होता है जो पढ़ और लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, उन्हीं को आपको जो है साक्षरता दर में रखा जाता है। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन की लिंग अनुपात का उपयोग प्रति कितने हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? बताइए। पूछा रहा कि लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कल भी मैंने ये बताया था कि प्रति जो है 1000 पुरुषों पर कितने? तो 1000 पुरुषों पर आपको जो है कितनी महिलाएं हैं उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। तो कितने हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा 22 का ए नंबर, कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वही लिंग अनुपात बताया जाता है। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में जनसंख्या जनगणना बोला जा रहा है कि भारत में जनसंख्या जनगणना इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, कि अवधि के भीतर कितने अवधि के भीतर आयोजित की जाती है? कितने सालों में एक बार आपका जनसंख्या का जनगणना होता है? तो ये कितने सालों में? तो 10 वर्ष में होता है। ठीक है, हर वर्ष कितने वर्षों में? तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10 वर्षों में हर साल होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है 24 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। गुलाबी क्रांति किसको कहते हैं? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, गुलाबी क्रांति किसके क्षेत्र गुलाबी क्रांति में कौन सा फसल आता है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको नीचे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो ये आपका होता है हिंदू धर्म की। कौन सी धर्म की? तो हिंदू धर्म की जनसंख्या आपका बहुसंख्यक है। कौन से धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो हिंदू धर्म की जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निजी सदस्य विधेयक। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? बोला था कि राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? ये आपका होता है राज्यपाल के। ठीक है, तो राज्यपाल के ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? ये आपका होता है भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं आपका गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? बताइए कौन सा अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अनुच्छेद का यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? ये किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 37 बताया गया, अनुच्छेद 37 में बताया गया है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अनुच्छेद 37 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग कि राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने? ठीक है,
बोला जा रहा है कि राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। यहाँ पे छूट गया है कि कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, तो 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 30 का ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपका हो जाता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से। आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये आपका हो जाता है 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, 86वें संशोधन आपका 2002 में आपका जोड़ा गया था। 32 का कौन सा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे बढ़ता है 33 नंबर क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, कौन से वर्ष में जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका हो जाता है 2019 में। कब, तो 2019 में समाप्त कर दिया गया था। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से क्या जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो जाता है भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन लोकसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता के बारे में बताता है या निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 84 बताता है। कौन, तो अनुच्छेद 84 ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 84 ये बताता है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए। अनुच्छेद 84 बताता है 84। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन की भारत का संघीय न्यायालय कौन से अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय जो है किस अधिनियम के तहत आपका दिल्ली में स्थापित किया गया था, तो आपका जो है 1935 अधिनियम 1935 के तहत आपका दिल्ली में स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1935 में स्थापित किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित है, ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 148 से 151। कौन सा, तो अनुच्छेद 148 से 51 सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 38 नंबर की किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, किसने कहा है, तो डॉक्टर के एम मुंशी ने। किसने, तो डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर की किस समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन या सत्र वासन करने की शक्ति किसके पास है। समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावासन करने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये आपका राज्यपाल के पास होती है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे विधानमंडल का बात किया जा रहा है इसलिए राज्यपाल हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है। इनमें से कौन सा जो है भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है, ये पूछा रहा है कौन सा नहीं है, तो आपका तिब्बती पठार जो है आपका भू आकृतिक विभाजन नहीं है। तिब्बती पठार जो है भू आकृतिक, भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है। कौन सा, तो तिब्बती पठार। बाकी सब तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार का भारत में ही है, उत्तरी मैदान भी आपका भारत में है और हिमालय पर्वत भी आपका भारत में है। ठीक है, लेकिन तिब्बती पठार आपका यहाँ पे तिब्बत में है, चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 41 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो 41 का कौन सा हो जाएगा, तो दादरा और नागर हवेली की। कौन सी, तो दादरा और नागर हवेली की। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी आपका 2011 के जनगणना के अनुसार, तो कौन सा हो जाता है, तो लक्षद्वीप का सबसे कम था। कौन सा, तो लक्षद्वीप का सबसे कम था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन से राज्य में है? तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश, बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन की कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना, क्या? तो कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। आगे बढ़ते 45 नंबर क्वेश्चन की जस्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? जस्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपका सिंधु नदी की। कौन सी नदी की? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो जस्कर और नुब्रा है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग जो है आपका सबसे पुराना, अगर प्राचीनतम पूछेगा तो वो भी आपका हो जाता है सूती वस्त्र उद्योग, आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? कौन से फसल को उगाने में 1 वर्ष का समय लगता है लगभग? तो कौन सा फसल हो जाता है? तो गन्ना को। किसको? तो गन्ना, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष लगता है? तो गन्ना को उगाने में, 47 का ए नंबर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भौम जलस्तर मतलब कि वाटर टेबल, भौम जलस्तर मतलब वाटर टेबल के संबंध में सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य आपका सही है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि भूजल परत के निचले स्तर को भौम जल स्तर कहा जाता है। भूजल परत के निचले स्तर को भौम जल स्तर कहा जाता है, गलत है, ठीक है। किसी भी स्थान पर भौम जल स्तर को बदला नहीं जा सकता। किसी स्थान में भौम जलस्तर को बदला जा सकता है, बिल्कुल, तो ये गलत हो जाता है। भौम जलस्तर के नीचे जल नहीं पाया जा सकता है। भौम जलस्तर के नीचे जल ही तो पाया जाता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। कौन सा सही हो जाता है? तो भौम जलस्तर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, बिल्कुल सही कि अलग अलग स्थान पर भौम जलस्तर जो वाटर टेबल है आपका पृथ्वी के अंदर जो पानी है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग कि नदी विभाजन, एक मिनट, हाँ, तो नदी विभाजन रिवर बिफ्यूरिकेशन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियों बना सकती हैं जो वनस्पति के विकास में सहायता करती हैं। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? तो आपका नदी डेल्टा। कौन सा? तो नदी डेल्टा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियाँ लैंडफॉर्म्स बना सकती हैं जो वनस्पति के विकास में सहायता करती हैं। ऐसी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो नदी डेल्टा। जो नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं तो वहाँ पे वनस्पति बनती है, जैसे कि मैनग्रोव जो आपका जंगल है वो भी तो आपका एक डेल्टा पर ही बना है, ठीक है। मैनग्रोव जो आपका डेल्टा पर ही बना है। मैनग्रोव जंगल है, मैनग्रोव हाँ पेड़ होता है, ठीक है। तो वो आपका कहाँ बना है? तो डेल्टा पर ही बना है, तो बी नंबर बिल्कुल वहाँ पे वनस्पति आपका हो जाता है, ठीक है, तो डेल्टा पर। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा कारक जो है मृदा के निर्माण के लिए मतलब मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होता है? तो कौन सा हो जाता है? तो अपक्षय, वेदरिंग मतलब वेदरिंग, ठीक है। अपक्षय मतलब टूटना, ठीक है, टूटता जो है वही तो मेन कारण है आपका मिट्टी का निर्माण के लिए, ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपक्षय जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट बता सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें और सरकारी प्रशासन की किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें और सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? ऑप्शन है कि सार्वजनिक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या निजी वस्तुएं या अनुपूरक वस्तुएं। कौन सा हो जाएगा आपको ये कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 51 ये आपका होमवर्क के लिए है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये 30 प्रैक्टिस सेट मैं आपको इसका कराने वाला हूँ, ठीक है। और बोलिएगा तो और भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और बाकी जो 14 प्रैक्टिस सेट है उसको भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।